नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। सदन में दिन भर चर्चा के बाद लोकसभा ने जीएसटी बिल लोकसभा से पास कर दिया है। इसके बाद 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की दिशा में सरकार को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन इससे पहले आज की चर्चा में तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपनी शंकाएं सरकार के सामने रखी। कांग्रेस ने कहा कि अभी सरकार जो बिल लाई है वो गेम चेंजर नहीं बल्कि एक बेबी स्टेप है। इसके अलावा विपक्ष के तमाम दलों ने अपनी अपनी चिंताएं सदन के समक्ष रखी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की आशंकाओं का जवाब दिया। सरकार जीएसटी को सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बता रही है, तो विपक्ष की भी अपनी चिंताएं हैं। दुनिया के कई देशों में जीएसटी लागू है और सफल भी हुआ है, वहीं कई देशों में जीएसटी से मंदी का प्रभाव भी देखने के लिए मिला है। तो भारत की परिस्थितियों में जीएसटी सफल होगा या नोटबंदी के बाद एक और आर्थिक मंदी झेलनी होगी? यही है हमारा आज का विशेष सबसे बड़ा आर्थिक सुधार। सदन में चली लंबी बहस के बाद आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा जाने वाला जीएसटी बिल पास हो गया है। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। इसमें जीएसटी के नियमों पर सहमति बनाई जाएगी। इसके बाद अप्रैल में किस टैक्स स्लैब में किस वस्तु को रखा जाएगा उस पर फैसला लिया जाना है। आपको बता दें, इसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। जीएसटी में 40% तक टैक्स मुमकिन है। अभी की बात करें तो केंद्र और राज्य ज्यादातर टैक्स अलग अलग वसूलते हैं। कुछ केंद्रीय टैक्स में से राज्यों को भी हिस्सा मिलता है। वहीं अब जीएसटी आने से केंद्र को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पर मैक्सिमम 20% टैक्स लेने का हक होगा। राज्य भी केंद्र के बराबर टैक्स वसूलेंगे, यानी दोनों मिलकर किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर 40% तक टैक्स तय कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है जीएसटी और इसके फायदे। जीएसटी एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सामान या सेवा की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया जाता है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद चुंगी सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी सीएसटी, राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, टेलीकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें, जीएसटी में सेवाएं भी शामिल हैं। जीएसटी काउंसिल इस नई टैक्स व्यवस्था के लिए विस्तार से नए नियम तैयार करेगी। काउंसिल एक एक सामान पर टैक्स की दर तय करेगी। इसलिए इस दौरान काउंसिल ध्यान रखेगी कि वस्तुओं पर टैक्स की नई दरें मौजूदा दरों के आसपास ही हों। राज्य विधानसभाओं को अपना अपना जीएसटी बिल पास कराना होगा। विभिन्न मुद्दों पर नजर रखने के लिए 10 समूह तैयार किए जाने हैं। सब कुछ ठीक रहा तो 1 जुलाई से देश भर में समान टैक्स प्रणाली लागू हो जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि टैक्स रेट तय करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को दिया गया है। इसमें वोटिंग का 2/3 हिस्सा राज्यों के पास और 1/3 हिस्सा केंद्र के पास होगा। इस व्यवस्था से भारत के संघीय ढांचे को मजबूती मिलेगी। वहीं जीएसटी विधेयक पास होने पर पक्ष विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक देश के लिए एक कर प्रणाली हो और पूरा देश एक बाजार में परिवर्तित हो जाए, ये उनका जो सपना था, देश का सपना था, वो साकार हो गया है। निश्चित तौर से जीएसटी जो है वो सिंगल विंडो टैक्सेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की हम बात करते हैं, जो आर्थिक सुधार की हम बात करते हैं, आर्थिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम लोग राज्यसभा में सरकार से चाहेंगे जीएसटी 18% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत टैक्स देने में लोगों को मुश्किल होगी। तो हमारे सदन में आने दीजिए, हम जीएसटी की जो परेशानियां सामने रखेंगे और हम जीएसटी का विरोध नहीं करेंगे। How this is going to really work in practice, we'll have to wait and see. It is an unknown terrain and nobody is clear about the consequences. जीएसटी से क्या फायदे हो सकते हैं? जानकारों का मानना है कि टैक्सेशन के नए सिस्टम से जहां भ्रष्टाचार में कमी आएगी, वहीं लाल फीताशाही भी कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार के फायदे की बात करें तो जीएसटी के तहत टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा और टैक्स बेस बढ़ेगा। इसके दायरे से बहुत कम सामान और सेवाएं बच पाएंगी। एक अनुमान के मुताबिक जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद एक्सपोर्ट, रोजगार और आर्थिक विकास में जो बढ़ोतरी होगी, उससे देश को सालाना अरबों रुपए की आमदनी होगी। गुड्स और सर्विसेज के दाम कम होने से उनकी खपत बढ़ेगी। इससे कंपनियों का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। भारत से पहले दुनिया के 140 देशों में लागू है जीएसटी। 1954 में जीएसटी लागू कर फ्रांस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। ज्यादातर देशों में केंद्र और राज्यों का एक जीएसटी यानी एकल सिस्टम लागू है। भारत की तरह का ड्यूल जीएसटी सिस्टम ब्राजील और कनाडा में भी है। जीएसटी 1 जुलाई से भारत में लागू हो सकता है। सरकार जहां इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो विपक्ष से आर्थिक सुधार का बेबी स्टेप। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड।
जीएसटी को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। विपक्ष की अपनी अपनी आपत्तियां भी हैं, कुछ शंकाएं भी हैं। तो निश्चित तौर पर जीएसटी 1 जुलाई से जब लागू होगा, इसके बाद इसके क्या परिणाम सामने आते हैं, ये तब की बात होगी। बहरहाल जीएसटी से क्या हो सकता है लाभ और क्या हो सकती है हानि, क्या होगा बाजार का प्रभाव, इस तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी से हैं। दुर्गेश शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ हैं। साथ ही अर्थशास्त्री आर.एस. तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। और चर्चा की शुरुआत आर.एस. तिवारी जी आपसे करेंगे। जो जीएसटी लागू हो रहा है और जिस तरह से आज लोकसभा में ये जीएसटी बिल रखा गया, क्या इसके फायदे हो सकते हैं आने वाले समय में, क्या इसके परिणाम सामने आएंगे? के फायदे तो सर्वविदित हैं। हम समझते हैं कि कई दिनों से हम इस बात की चर्चा करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे यहाँ बहुत सारे टैक्सेस हैं और तब अगर 1-2 टैक्स रह जाएंगे तो बहुत आसानी होगी लोगों को भी, सरकार को भी और व्यवसाय करने वालों को भी। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये बहुत दिनों से चला आ रहा था। कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही विचार रखा गया था, इसी को लागू करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद से अभी 2014 से इस मामले में बहुत कोशिश की गई। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि इससे पूरे देश में एक रूपता आएगी। और अभी क्या होता है कि अगर कोई विदेशी कंपनी को या किसी को व्यवसाय करना होता है तो हर एक राज्य के साथ अलग अलग समझौते करने पड़ते हैं। अगर वो जीएसटी लागू हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में केवल पूरे देश में एक ही सिस्टम, एक ही नियम, एक ही कानून, एक ही कायदा लागू होगा, तो उससे लोगों को असुविधा नहीं होगी। ये बात तो इसलिए कीमतों में भी एक रूपता आने की स्थिति रहेगी। एक राज्य से और दूसरे राज्य के बीच में इस प्रकार की प्रतियोगिता होने की संभावना कम हो जाएगी। चलिए रवि सक्सेना जी, क्या कहेंगे आप? जीएसटी पास हो गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए रूपेश, कांग्रेस पार्टी तो इस बात को 9 सालों से कह रही थी कि जीएसटी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, इसको पूरे देश में लागू होना चाहिए था। पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सरकारें थीं, उनके मुख्यमंत्रियों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये एक गधा संस्कृति को लेके चलते हैं। इनको चीजें बहुत बाद में समझ में आती हैं। जैसे एफडीआई की बात थी, उस समय हम एफडीआई लागू कर रहे थे, तब भी ये हमारा विरोध कर रहे थे। जब हम जीएसटी की बात कर रहे थे तब भी ये हमारा विरोध कर रहे थे। जब हम आधार ला रहे थे तब भी ये हमारा विरोध कर रहे थे। और आज यही सारी चीजें इनके लिए एक प्राइम चीजें बन गई हैं और उसी को आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो बड़ा चढ़ाकर प्रोपोगंडा के रूप में लेके आ रहे हैं कि ये अगर आ गया तो आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा देश के अंदर। जी, पर हमारा इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है और जो हमारी पार्टी का व्यू है कि 28% तक हमने टैक्स की बात की थी कि अधिकतम सीमा 28% तक होना चाहिए, वो इन्होंने 40% तक कर दी है। उस पर निश्चित रूप से ये बहुत गलत बात है। देशवासियों के साथ भी, जो व्यापारी हैं उनके साथ भी, छोटे व्यापारी हैं उनके साथ भी, तो ये काम नहीं होना चाहिए। चलिए राजपाल जी से बात कर लेते हैं। पूरी बात तो सुन लें आप, पूरी बात सुनेंगे नहीं फिर राजपाल जी के पास जाएंगे, तो पहले मेरी पूरी बात होने जाने दें। दूसरी बात यह है कि इसमें जो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है वो ये है कि इन्होंने कृषि का जो सेक्टर है उसमें भी जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट थे उनको इन्होंने उससे अलग कर दिया है और ये कह दिया है कि जो लोग लीज पर खेती करा रहे हैं, जबकि इस हिंदुस्तान में 70% जो किसान हैं वो लीज पर खेती कराते हैं, तो उनको भी आपने उस टैक्स के दायरे में लेके आ गए हैं। इसका मतलब है कि पहली बार ऐसा इस हिंदुस्तान में होगा जब किसान को भी आप जो है टैक्स के दायरे में लेके आएंगे, जो कि अभी उसको छूट मिली हुई थी। चलिए ये भी एक बहुत बड़ा जवाब दीजिए, कई सारे सवाल हो गए हैं, फिर हम एक बार फिर लौटेंगे रवि जी आपके पास। आजाद हिंदुस्तान में आर्थिक सुधारों के मामले में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारत सरकार ने यह बहुत क्रांतिकारी कदम उठाने का फैसला लिया है। जी, जहां एक तरफ नोटबंदी की अपार सफलता इस देश के अंदर मिलने का काम हुआ, वो एक बड़ा आर्थिक सुधार का काम इस देश के अंदर हुआ, वहीं दूसरा बड़ा आर्थिक सुधार का काम यह जीएसटी बिल का पास होना और जीएसटी का लागू होना है। जी, विपक्ष और व्यापारी संगठन और तमाम आम नागरिक समाज, इन सबसे आह्वान भी सरकार ने किया है
कि जो जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ है उसके सामने जाकर रचनात्मक तरीके से सुझाव प्रस्तुत किए जाए नहीं कि वो क्या लागू होना है। रवि जी 28% आप किए जा रहे हैं। 40% का अब विपक्ष तो- आंकड़ा बता रहे हैं। कांग्रेस तो जो कांग्रेस का अपना जो एक काम है, इसीलिए कांग्रेस बुरी तरह सब जगह हार का मुंह देख रही है, क्योंकि इन्होंने एक परंपरा बना ली, एक परंपरा ये बना ली, की बात करेंगे तो परंपरा हार्दिक की आपको भी आएगा परंपरा दिखाऊंगा। ये रवि आप बना ली- में बुरी तरह से हारे हैं। जवाब आ जाए रवि जी, पहले रवि जी हमने- प्लीज जवाब आ पहले जाए हमने- रवि जी जवाब आ पहले जाए। हमने जब नोटबंदी इस देश के अंदर लागू करने का काम किया, इन्होंने उसका विरोध करने का काम किया, उसका नतीजा सामने है। ये एक परंपरा विरोध की निर्वाह करने के बजाय मैं कांग्रेस को सुझाव देता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप सदन में विपक्ष में है, विपक्ष में बैठकर जीएसटी काउंसिल के सामने जाकर समाज के अंदर की जो बात है, व्यापारियों के हित की बात है, चलिए समाज के हित की बात राजपाल है, जी वो रखने का काम करें। चलिए राजेश सिरोठिया जी क्या वास्तविक में कहेंगे? जो किसान है, जो चलिए। खेती पे आधारित है, जिसका चूल्हा किसानी से जलता चलिए, है, राजपाल जी। उसके ऊपर कोई टैक्स लगने चलिए वाला नहीं। राजपाल जी फिर लौटेंगे आपके पास। राजेश सिरोठिया जी, जीएसटी बिल पास हो गया है, 1 जुलाई से लागू भी हो सकता है। कांग्रेस की भी बात सुनी आपने, बीजेपी का भी जवाब सुना। क्या आप मानते हैं जो कांग्रेस की आपत्तियां हैं वो कितनी सही हैं? बीजेपी का ने जो उत्तर दिया है, बीजेपी सरकार जो जिस तरह से काम कर रही है, अरुण जेटली जिस तरह से काम कर रहे हैं जीएसटी को लेकर, कितना उपयुक्त मानते हैं आप? देखिए, ये जीएसटी का जिसको आर्थिक क्रांतिकारी वाला जो निर्णय बताया जा रहा है, ये बेसिकली कारपोरेट घरानों के लिए बहुत क्रांतिकारी निर्णय हुआ है, और इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों मौसेरे भाई हैं, और दोनों ही इसकी हिमायत करते थे, क्योंकि कारपोरेट घराने ये चाहते थे। अब बात 28% to 40% को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन मूलतः मूल भावना यही है कि मामला केवल और केवल कारपोरेट घराने का है। क्या आपको नहीं लगता आम लोगों ये को फायदा होने इसलिए वाला है? कांग्रेस चाहती थी कि 28% ही रहे, ताकि अभी कारपोरेट घरानों को जो 35% तक जो टैक्स देना पड़ता है तो वो कम हो जाए, उसको कम करने के लिए लाया गया था। अब वो 40% भी जो किया गया है, हो रहा है, वो तो शराब पर है, सिगरेट तंबाकू उत्पादों पर है, ऐसी चीज़ें जो कि बहुत हानिकारक होती हैं, या बहुत हाई एंड की कार के ऊपर है। सवाल ये कि जीएसटी का जो एक मूल स्वरूप था कि पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू हो, इसके सैद्धांतिक विचार से कोई असहमत नहीं हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? दूसरी बात यह है कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर में जो राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता है और राज्यों का जो कर राज्य के विषय है, क्या उसमें कहीं केंद्र अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है? जो मध्य प्रदेश सरकार में राघव जी जब वित्त मंत्री थे, जब कांग्रेस की सरकार इस जीएसटी को लाना चाहती थी, तब जब उन्होंने इसको जो इसका जो सुझाव दिया था, उन्होंने कहा था कि जो स्टेट के कर हैं, जितने भी कर हैं, उनको एक साथ कर लीजिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने कर हैं उनको एक साथ कर लीजिए, और आप इस तरह से इसको लागू कर दीजिए। अब हो ये रहा है कि राज्यों के जो कर हैं वो तो राज्य को मिलेंगे ही, लेकिन जो राज्यों के कर थे उनमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने घुसपैठ कर लिए। इससे राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता पर बहुत असर पड़ेगा, और राज्यों चलिए जवाब ले लेते हैं। और राज्यों को कटोरा लेके चलिए आर.एस. तिवारी जी, आपको लगता है कि ये विसंगति सामने आएगी? दूसरी एक और चीज, चलिए आर.एस. तिवारी से बात कर लेते हैं। एक पूरी लाइन और कर दूं, उसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि इससे कारपोरेट घरानों को फायदा होने वाला है, लेकिन छोटे मझोले व्यापारी जिनको ऑनलाइन टैक्स भरना नहीं आता है, जिनको भी 3 महीने में अपना रिटर्न भरना पड़ता था, अब हर महीने ऑनलाइन टैक्स, इतनी व्यवहारिक दिक्कतें आने वाली हैं, और दरोगा राज जो है कारोबारी समाज को परेशान और हलाकान। चलिए आर.एस. तिवारी जी क्या कहेंगे कि आपको लग रहा है कि इस तरह की विसंगतियां आएंगी? नहीं, मेरा ख्याल जरा दूसरा है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां शुरू में जरूर आएंगी, क्योंकि इसमें सारा मसला इस बात पर डिपेंड करता है कि कंप्यूटराइज सारा डाटा हो, सब चीज़ें उसमें उस तरह का मिलें, सब लोग जो हैं बिना बिल और वाउचर के उसको नहीं किसी को बेचें, खरीदें, और इसी तरह से उसका कंप्यूटर में पूरा हिसाब रखा जाए और हर महीने उसका हिसाब वो पहुंचाया जाए। तो फिर लगभग ये अंदाज लगाएगा कोई 3 बिलियन एंट्री करनी पड़ेगी हर महीने। 3 बिलियन एंट्री करने का काम वास्तव में एक बहुत जटिल काम होगा। उसमें जरूर जितनी भी कठिनाइयाँ आ सकती हैं आ जाएंगी। मेरा मतलब कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो होंगी, और इसलिए शुरुआती दौर में निश्चित रूप से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। नहीं, जिस तरह से स्टेट का मसला आया, राजेश जी ने ये भी बात कही कि स्टेट को नुकसान हो सकता है, लेकिन इस पर तमाम चर्चाएं हुई हैं। पिछले यदि हम देखें कि जब से मोदी सरकार आई है तब से जीएसटी बिल की बात हो रही है, और पिछले 2-2.5 सालों से बहुत चर्चाएं हुई हैं, तमाम स्टेट से चर्चाएं हुई हैं।
जी हाँ, उसका सवाल ये है कि जहाँ तक राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सवाल है, ये फेडरल स्ट्रक्चर में टैक्स का मामला आज से नहीं, ब्रिटिश शासन में कोई 1700 मेयो का जब एक मेयो समझौता हुआ था, तब से मेरे ख्याल में 1700 के कोई सा तारीख थी, आई डोंट रिमेम्बर इट। लेकिन तब से लेकर राज्य के द्वारा, केंद्र के द्वारा राज्य को पैसा देना और राज्य के पैसे का ट्रांसफर करना, ये तत्काल अभी चला आ रहा है। अभी भी हमारे यहाँ जो है फाइनेंस कमीशन इस बात को तय करता है कि कौन सा टैक्स जो भी किसने कलेक्ट किया है वो किसके पास जाएगा, उसका कितना हिस्सा मिलेगा। तो हमारे पास भी फाइनेंस कमीशन से हर साल अभी भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी राशि मध्य प्रदेश राज्य को ही देखें आप तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग केंद्र से हस्तांतरण होने वाला है। तो ये कहना कि हमारा देश फेडरल और इसलिए राज्य की स्वतंत्रता बहुत बड़ी बारी खतरे में पड़ जाएगी, ये नहीं हो सकता। देश एक है, उसके बीच में जो भी समझौते हो या जिस प्रकार के एग्रीमेंट होंगे वो नियम के अनुसार हो जाएंगे और वो नियमों पर सहमति बन गई है। चलिए रवि सक्सेना जी, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को और बड़ी मार पड़ने वाली है? हालांकि राहत की बात जरूर कह रही है केंद्र सरकार, लेकिन आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कहती थी कि 28% से ज्यादा टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, तो उस पर तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक राहत की सांस ली जाती, क्योंकि टैक्स कहीं 40% तक है, कहीं पे 38% है, कहीं 35% है। आप अगर मध्य प्रदेश में अगर पेट्रोलियम पे देखें तो 30 और 32% तक टैक्स लिया जाता है। और रसोई गैस पे अभी पेट्रोलियम को लेकर मुद्दा साफ नहीं हुआ है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, अब उन्होंने पेट्रोलियम को निकालकर स्टेट का विषय कर दिया है उन्होंने, और शराब को उन्होंने जो है वो स्टेट का विषय कर दिया है। तो अब यहाँ पर मनमाने दाम वसूले जाएंगे शराब पर भी और पेट्रोलियम पे, जो कि पेट्रोलियम जो है वो कहना चाहिए किसी भी देश की धुरी है, उसके ऊपर अगर आप टैक्सेशन अपनी मनमर्जी से थोपने का काम करने लगेंगे तो निश्चित रूप से जनता को बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए परेशानी और दुविधा में आप डालने वाले हैं। चलिए राजपाल जी, क्यों इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है? जो छोटे व्यापारी हैं, जो परचून की दुकान चलाते हैं या तमाम बहुत छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने क्यों राहत नहीं दी? देखिए, ऐसे व्यापारी भी आज भी रिटर्न तो फाइल कर रहे हैं। अब वो रिटर्न जो है त्रैमासिक 6 मासिक कर रहे थे, अब मंथली करना पड़ेगा। अंतर सिर्फ इतना आने वाला है, जो आदमी त्रैमासिक कर सकता है वो मंथली भी कर पाएगा। रहा सवाल संसाधन का और डिजिटलाइजेशन का, तो डिजिटलाइजेशन डिजिटल इंडिया के माध्यम से होने का काम इस देश में हो रहा है, बहुत तीव्र गति से हो रहा है। आप देखेंगे कि ये के कोई नए काम शुरू नहीं किया जाए कि अभी हमारे पास सर्वर की कमी है या नेट की कमी है या संसाधनों की कमी है। संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। हमारे सैटेलाइट स्थापित करने का काम सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का काम कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जीएसटी के माध्यम से निश्चित तौर पे इस देश का विकास होगा, राजस्व की वृद्धि होगी, जीडीपी बढ़ेगी और रोजगार भी सृजन होगा। मैं रोजगार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रणनीति साफ नहीं करते। मैं रोजगार सृजन की भी बात कर रहा हूं, रोजगार भी सृजन होगा। जमीन जायदाद को लेकर क्यों साफ नहीं है जीएसटी में? नहीं, जीएसटी काउंसिल के सामने अभी बात आएगी और पूरा उसका प्रारूप बन के जब बाहर आएगा तब समझ में आएगी ये बात। आज हम कयास लगा के बात नहीं कर सकते क्योंकि आज लागू नहीं हुआ है। लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ, किन शर्तों में किस प्रकार से लागू होगा, राज्यों का क्या अंश रहने वाला है, केंद्र का क्या रहने वाला, किसी के हित प्रभावित नहीं होंगे। सरकार बहुत संवेदनशील है, सरकार सभी वर्ग को साथ में लेके सबका साथ सबके विकास के साथ इस सरकार का उद्देश्य है। निश्चित तौर पे आप देखेंगे जब ये मूर्त रूप लेगा 1 जुलाई को जब ये लागू होगा देश के अंदर, तो आप देखेंगे कि हर वर्ग इसका स्वागत करेगा, सभी को सामंजस्य बना के और इसको जीएसटी को लागू करने का काम इस देश के अंदर होगा। राजेश सिरोठिया जी, क्या आपको लगता है कि सरकार को और अधिक खुलकर बताना चाहिए था कि क्या टैक्स प्रणाली होगी और कौन कौन सी चीजें इसके दायरे में आएंगी, कौन सी चीजें बाहर होंगी? काफी कंफ्यूजन है अभी। देखिए, मैं आपको बताऊं, राज्यों के थोड़े बहुत सुझाव संशोधन माने गए हैं, लेकिन मूल भाव ये है कि कारपोरेट खुश तो केंद्र सरकार खुश और केंद्र सरकार खुश तो कारपोरेट खुश। दोनों के लिए एक दूसरे की खुशी खोज ली है और इस देश की जनता को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। मैं आपसे ये कहने वाला हूँ इस बात को कि आप आज कह रहे हैं कि 3 महीने का भर सकते हो तो एक मंथली भी भर सकते हैं, कल को आप कहेंगे आप मंथली भर सकते हो तो हफ्ते का भी भरिए। हफ्ते का भरने को कहेंगे नहीं साहब आप तो शाम रात को 8 बजे फिर भरिए, आप दुकान बंद होने का टाइम जो है 8 बजे, उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। तो आप कर क्या रहे हैं? आप ईज ऑफ डूइंग के लिए आए थे, आप टीज ही कर रहे हैं सबको, टीज ऑफ डूइंग हो गया है।
आप कह रहे थे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, आप मैक्सिमम गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप जब बताइए कि अभी स्टेट का ये सेल टैक्स का दरोगा खड़ा होता है तो उसके हाथ पैर कांप जाते हैं व्यापारी के, अब उसके सेंट्रल के दरोगा हो जाएगा। मैं मिसाल के तौर पर आपको उदाहरण बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स की 3 असिस्टेंट कमिश्नर पूरा मध्य प्रदेश को कवर करते थे। अभी जो उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि जिस जीएसटी के लागू होने के बाद 33 असिस्टेंट कमिश्नर सर्किल बन जाएंगे। तो आप जानिएगा कि त्राहिमाम की स्थिति हर जगह बनने वाली है। वो बेचारा अनपढ़ गंवार जो व्यापारी है, जो कि जिसका कंप्यूटर का अक्षर ज्ञान ना के बराबर है, और उसको हर जगह इतना ना मुनीम मिलने वाले जो टेली चला के देखते हैं, ना नेट चला के देखते हैं, बहुत समस्या आने वाली है। और अल्टीमेटली ये सारी चीजें करेंगे तो इसका खर्च जो है अल्टीमेटली आम उपभोक्ता पर आएगा। नंबर दूसरी चीज, दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अभी भी बाहर रखा है, शराब की मैं बात नहीं करता क्योंकि शराब और सिगरेट तंबाकू अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपने पेट्रोलियम पदार्थ जो कि हर आदमी गरीब से लेकर अमीर तक उपयोग करता है उसको आपने खुली छूट दे दी, तो फिर समानता कहाँ रही? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो ट्रांसपोर्टेशन और पेट्रोलियम पदार्थों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर आपने स्टैम्प ड्यूटी, आप कहते हो निवेश आएगा एक जगह सारा, आप निवेश कहाँ से लाएंगे जब आपके यहाँ स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा है, गाइडलाइन ज़्यादा है, उसकी रजिस्ट्री, उसकी ज़मीन की कीमत कुछ है 5 लाख है, आप 15 लाख का टैक्स कर रहे हैं। चलिए आर एस तिवारी से एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं, आसानी से नहीं होने वाली। चलिए आर एस तिवारी जी, एक और शंका को जन्म दे रहा है जीएसटी। जिस तरह से आप कच्चा माल लेते हैं तो यदि फैक्ट्री वाले कच्चा माल लेते हैं तो तुरंत वो टैक्स चुकाएंगे, इसके बाद वो मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर बाजार में जाते हैं तो एक बार फिर उनको टैक्स चुकाना होगा। तो ये तमाम तरह की शंकाएं किस तरह से दूर होंगी, क्योंकि एक ही चीज पर कितने बार टैक्स देगा आदमी? नहीं, ये तो अभी भी हो रहा है, वैट के अंतर्गत भी वही की वही बात है, उसमें कोई बड़ा भारी फर्क नहीं है। अभी भी यही है कि हर स्टेज पर जहां टैक्स, जब भी एक ट्रांजैक्शन होता है तो आप टैक्स दीजिए और जो आपने टैक्स चुकाया वो तो आपको वापस मिल जाता है, तो उसका रिबेट मिल जाता है। इसलिए वो प्रणाली तो आपको लग रहा है कि जीएसटी भारत के लिए बेहतर होगा? वो तो अभी भी चालू है, ये तो कई सालों से हमारे यहाँ 6-7 सालों से। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया रवि सक्सेना जी, बहुत संक्षिप्त में। रवि सक्सेना जी, देखिए रुपेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी एक अच्छा कंसेप्ट है, लागू होना चाहिए, पर जिस तरह से लागू किया जा रहा है वो बहुत गलत प्रक्रिया सही नहीं है। और मैं समझता हूं कि उसमें जो कृषि को उन्होंने जोड़ा है वो खराब बात है, उसमें कृषि को नहीं अलग रखना चाहिए। जो उन्होंने पोल्ट्री को और उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स को जिस तरह से टैक्सेबल बना दिया है, दैट्स अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। राजपाल जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ये भारत का आर्थिक सुधार में एक बहुत बड़ा कदम होगा? तो क्यों? ही बहुत बड़ा कदम होगा, क्रांतिकारी कदम होगा, जीडीपी बढ़ेगी, देश और जो शंकाएं हैं रवि सक्सेना जी की, देश में रोजगार का सृजन होगा और देश की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी, देश मजबूत होगा, संसाधनों में बढ़ोतरी। चलिए राजेश जी, अब तो देखिए जो उनको करना था उन्होंने कर ही लिया है, अब बेहतर होगा कि हम इंतजार करें। 1 जुलाई के बाद ही पता चलेगा कुछ समय बाद। जुलाई के बाद नहीं, ये तो कई जुलाइयाँ बीतेंगी और आपको हर साल दर साल आपको सब समझ में आएगा। लेकिन क्या है, इस समय इस देश में जो है एक चेतना अलग तरह से काम कर रही है, और वो चेतना जो है, जो पहले जो है गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर सड़कों पे आ जाते थे, या 120 डॉलर जब क्रूड ऑयल आता था तब 70-75 रुपये पेट्रोल था, और आज 50-52 रुपये के 52 डॉलर के ऊपर पेट्रोलियम पदार्थ है, और फिर भी 70-75 मिल रहा है, लेकिन आदमी तो भी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं कर रहा। तो ये तो अब जनता को डिसाइड करना है कि उसको किस तरह से चल रहा है और किस भाव के साथ चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल सिंह सिसोदिया जी, रवि सक्सेना जी, राजेश सिरोठिया जी, आर एस तिवारी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो निश्चित तौर पर राजेश सिरोठिया जी ने एक सवाल उठा दिया है कि आखिर क्यों जनता विरोध नहीं कर रही है, और जीएसटी भी लागू हो रहा है तो जीएसटी में 40% टैक्स की बात कही जा रही है, लेकिन तो भी जनता शांत है। इसके पीछे कहीं ना कहीं नियत को लेकर भी जिस तरह से सवाल उठते रहे हैं, जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए कांग्रेस के सरकार में और मोदी सरकार में, अभी तक इस तरह का एक भी दाग नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जनता इस पर विश्वास करते हैं कि जो सरकार कर रही है वो उसकी भलाई के लेकर है, और आने वाले समय में हालांकि जीएसटी को लेकर अभी कोई बात कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जुलाई के बाद जैसे जैसे ये जीएसटी लागू होगा उसके बाद समझ में आएगा कि वाकई में क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। हमारे विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।